हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। तो देखिए दोस्तों, आपका पाठ नंबर 4 में प्रारंभ करने जा रहा हूं। अब तक आपको पिछली क्लासों में या पिछले वीडियो में मैंने दो पाठ नंबर 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य और पाठ नंबर 3 आनुवांशिकी के बारे में समझाया था। दोनों पाठ आपके 8 नंबर के थे, 4 नंबर के दोनों पाठ, टोटल 8 नंबर के थे, दोनों पाठ कंप्लीट। तो प्रिय छात्र छात्राओं, दोस्तों, आज मैं आपको एक नया टॉपिक, एक नया पाठ प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, कौन सा दोस्तों? प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह प्रारंभ करने जा रहा हूँ। तो ध्यान देना, प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह जो कि 3 नंबर का है। कितने नंबर का है प्रिय छात्र छात्राओं? 3 नंबर का। बहुत महत्वपूर्ण पाठ है और ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, इस पाठ से एक नंबर के 3 प्रश्न आते हैं। आई बात समझ में कि ये जो पाठ है वो कितने अंक का है? 3 का। और इस पाठ से एक नंबर के कितने प्रश्न आते हैं? 3 प्रश्न आते हैं, यानी 1 + 1 + 1 कितने आते हैं? 3 आते हैं। तो प्रिय छात्र छात्राओं, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, ठीक है ना? तो प्रिय छात्र छात्राओं, गौर देना, क्या लिखा है आपकी बुक में, ध्यान देना। शुरुआत कर रहा हूं मैं कि मानव शरीर हर दिन अनेकों बीमारियों से उद्वासित होता रहता है। मानव शरीर हर दिन अनेकों रोगाणुओं से, किससे? अनेकों रोगाणुओं से उद्वासित होता रहता है, परंतु फिर भी आसानी से रोगग्रस्त नहीं होता है। आई बात समझ में प्रिय छात्र छात्राओं? आपकी बुक में लिखा है, फर्स्ट लाइन में देख रहा हूँ, गौर से पढ़ना कि मानव शरीर में, या जो अपना मानव शरीर है, मानव शरीर हर दिन अनेकों रोगाणुओं से उद्वासित होता रहता है, परंतु फिर भी बड़ी आसानी से रोगग्रस्त नहीं होता है। आई बात समझ में? तो ध्यान देना दोस्तों, मैं लिख रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कि मानव शरीर, यानी मानव शरीर, जो अपना मानव शरीर है, जो ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर हर दिन का मतलब प्रत्येक दिन, हर दिन अनेक रोगाणुओं से, मानव शरीर हर दिन अनेक रोगाणुओं से उद्वासित होता रहता है। इसका मतलब है कि हमारे शरीर पर अनेकों जो रोगाणु हैं वो प्रतिदिन क्या करते हैं? अटैक करते हैं। आई बात समझ में? प्रतिदिन हम पर क्या करते हैं? अटैक करते हैं, या हमारे शरीर से क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। आई बात समझ में? तो प्रिय छात्र छात्राओं, ध्यान देना कि मानव शरीर हर दिन अनेक रोगाणुओं से उद्वासित होता रहता है। उद्वासित का अर्थ जानते हैं? उद्वासित का मैंने बताया था कि प्रतिदिन अनेकों रोगाणु हमारे शरीर से क्या होते हैं? चिपकते हैं या हमारे शरीर पर अटैक करते हैं। उद्वासित यानी मानव शरीर हर दिन अनेक रोगाणुओं से उद्वासित होता रहता है। फर्स्ट लाइन लिखी है उसने, होता रहता है, लेकिन फिर भी आसानी से, आगे लिख रहा है, लेकिन फिर भी आसानी से रोगग्रस्त नहीं होता है, परंतु फिर भी यह आसानी से रोगग्रस्त नहीं होता है। क्या नहीं होता है? रोगग्रस्त नहीं होता है। ध्यान देना, रोगग्रस्त नहीं होता है। आई बात समझ में? तो प्रिय छात्र छात्राओं, ध्यान देना, इसमें से आपका एक नंबर के 3 प्रश्न आते हैं, बड़ा प्रश्न आता नहीं है इसमें से, इसलिए हर लाइन का अर्थ समझना बहुत महत्वपूर्ण पाठ है और अंडरलाइन करके चलना अपनी किताब में महत्वपूर्ण बातों को, जिनको मैं बता के चल रहा हूँ आपके लिए। तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं कि मानव शरीर, ध्यान देना दोस्तों, मानव शरीर हर दिन अनेक रोगाणुओं से उद्वासित होता रहता है, लेकिन फिर भी यह आसानी से रोगग्रस्त नहीं होता, यानी आसानी से क्या नहीं होता है? रोगग्रस्त नहीं होता है। आई बात समझ? इसका प्रमुख कारण, आगे लिख रही है बुक कि इसका प्रमुख कारण हमारे शरीर में या हमारे शरीर के अंदर
पाई जाने वाली प्रतिरोधक क्षमता है। क्या इसका कारण? कि इसका कारण हमारे शरीर में, लिखता हूं मैं, इसका कारण हमारे शरीर में, किसमें? हमारे शरीर में पाई जाने वाली प्रतिरोधक क्षमता है। आई समझ? इसका कारण जो हमारे शरीर में रोगाणु उन्मूलन हेतु, जो हमारे शरीर में रोगाणु उन्मूलन हेतु क्या पाई जाती है? प्रतिरोधक क्षमता है, वो इसका क्या है? प्रमुख कारण है। तो ध्यान देना, इसका प्रमुख कारण रोगाणु उन्मूलन हेतु, इसका प्रमुख कारण रोगाणु उन्मूलन हेतु, ध्यान देना, रोगाणु उन्मूलन हेतु। उन्मूलन का मतलब होता है नष्ट। क्या होता है? नष्ट। इसका कारण रोगाणु उन्मूलन हेतु शरीर में पाई जाने वाली, किसमें? हमारे शरीर के में पाई जाने वाली या शरीर में पाई जाने वाली प्रतिरोधक क्षमता है। शरीर में पाई जाने वाली प्रतिरोधक क्षमता है। आई बात समझ में? कौन सी क्षमता है? प्रतिरोधक क्षमता है। प्रतिरोधक क्षमता है। दोबारा ध्यान देना, आपका बहुत महत्वपूर्ण पाठ और एक नया टॉपिक, बहुत रुचिकर पाठ है, बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, 3 नंबर का, और एक नंबर के 3 प्रश्न इसमें से आते हैं। तो फिर ये छात्राओं ध्यान देना कि मानव शरीर हर दिन अनेक रोगाणुओं से उद्वासित होता रहता है। आई बात समझ? लेकिन फिर भी ये आसानी से रोगग्रस्त नहीं होता है। इसका प्रमुख कारण रोगाणु उन्मूलन हेतु हमारे शरीर में पाई जाने वाली क्या है? प्रतिरोधक क्षमता है। आई बात समझ में? तो प्रिय छात्राओं, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि प्रतिरोधक क्षमता किसे कहते हैं? तो आप तब उत्तर होना चाहिए कि शरीर में पाई जाने वाली भय क्षमता जो रोगों से हमारी क्या करती है? रक्षा करती है, प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। यानी शरीर में पाई जाने वाली भय क्षमता जो हमारी शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करती है, उसे प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। सामान्यतः प्रतिरोधक क्षमता क्या हो गई? रोगों से लड़ने की क्षमता। रोगों से लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? प्रतिरोधक क्षमता। क्या कहलाती है? प्रतिरोधक क्षमता। आई बात समझ में? तो ध्यान देना प्रिय छात्राओं कि प्रतिरोधक क्षमता किसे कहते हैं? तो हमारे शरीर में पाई जाने वाली, यानी हमारे शरीर में पाई जाने वाली भय क्षमता जो रोगों से हमारी क्या करती है? रक्षा करती है, उसे हम प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। कैसी भी परिभाषा लिख लेना, 2 तरह से मैंने इसको बताइए। तो वैसे सामान्यतः प्रतिरोधक क्षमता का अर्थ क्या होता है? रोगों से लड़ने की क्षमता। तो शरीर में उपस्थित भय क्षमता जो रोगों से हमारी क्या करती है? रक्षा करती है, प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। आगे ध्यान देना प्रिय छात्राओं कि प्रतिरोधक क्षमता जो होती है कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है 2 प्रकार की? नंबर 1 होती है, ध्यान देना, जन्मजात। कौन सी होती है? नंबर 1 जन्मजात। यानी यह प्रतिरोधक क्षमता जन्मजात या उपार्जित कौन सी हो सकती है? उपार्जित हो सकती है। तो नंबर 1 कौन सी है? जन्मजात। ध्यान देना, नंबर 1 है जन्मजात। आई बात समझ में? और दूसरी कौन सी होती है? उपार्जित। कौन सी होती है? उपार्जित। आ रही बात समझ में? जन्मजात का मतलब होता है, यानी प्रतिरोधक क्षमता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 कौन सी होती है? नंबर 1 होती है जन्मजात। नंबर दूसरी कौन सी होती है? उपार्जित। जन्मजात प्रतिरक्षा वो होती है प्रिय छात्राओं जो जन्म के साथ, यानी बच्चे के जन्म के साथ क्या होती है? उत्पन्न होती है। यानी माता पिता से स्थानांतरण होकर किस में आती है? संतान में आती है। या जो जन्म के से ही क्या होती है? हमारे शरीर में पाई जाती है। यानी जन्म से, बच्चे ने जन्म लिया उसी समय से उसके शरीर में क्या होती है? रोगों से लड़ने की क्या होती है? क्षमता होती है। उससे तो बोलते हैं जन्मजात। और उपार्जित किसे कहते हैं? कि जो हमें क्या होती है? जो हमें यानी किसी बाह्य साधनों के द्वारा क्या होती है? प्राप्त होती है, उसे हम उपार्जित कहते हैं। नाम से बोल रहा है जन्मजात, जन्म से ही उत्पन्न। जन्मजात, जन्म से ही उत्पन्न। और उपार्जित क्या हो गई? जो बाह्य साधनों के द्वारा क्या की जाती है? अर्जित की जाती है, उसे हम उपार्जित कहते हैं। क्या कहते हैं प्रिय छात्राओं? से उपार्जित के नाम से जानते हैं। आई भाषा में? तो प्रतिरोधक क्षमता कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की हो गई, जन्मजात और उपार्जित। जन्मजात और उपार्जित।
आगे देखिए, आगे लिखा है इसमें कि रोगाणु के उन्मूलन हेतु, रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु शरीर में होने वाली क्रियाओं तथा संबंधित तंत्र के अध्ययन को प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। यानी क्या कहते हैं उसे? प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। प्रश्न बनता है प्रतिरक्षा विज्ञान किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर जी विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें, विज्ञान की वह शाखा जिसमें रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु, जिसमें रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु शरीर में होने वाली क्रियाओं तथा संबंधित तंत्र के अध्ययन को ही हम प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। तो प्रश्न आ सकता है प्रतिरक्षा विज्ञान किसे कहते हैं? तो इसकी डेफिनेशन लिखना, ध्यान देना, हेड डाल लेना प्रतिरक्षा विज्ञान। तो देखिए, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें, विज्ञान की वह शाखा जिसमें, विज्ञान की वह शाखा जिसमें रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु, रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु, उन्मूलन मतलब नष्ट, रोगाणु के उन्मूलन हेतु, यानी विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें रोगाणु के उन्मूलन हेतु शरीर में होने वाली क्रियाएं, किसमें? शरीर में होने वाली क्रियाएं, शरीर में होने वाली, शरीर में होने वाली क्रियाओं, शरीर में होने वाली क्रियाओं, होने वाली क्रियाओं, शरीर में होने वाली क्रियाओं तथा संबंधित तंत्र के अध्ययन को, तथा उससे संबंधित तंत्र के अध्ययन को, तथा उससे संबंधित तंत्र के अध्ययन को, संबंधित तंत्र के अध्ययन को प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा विज्ञान अध्ययन को, यानी संबंधित तंत्र के अध्ययन को प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। आई बात समझ में? तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा, ठीक है ना, समझना, गौर देना, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है आपकी, ठीक है ना, कि प्रतिरक्षा विज्ञान किसे कहते हैं। तो तुम्हारा उत्तर होना चाहिए कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु शरीर में होने वाली क्रियाओं तथा उससे संबंधित तंत्र के अध्ययन को प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। यानी उस तंत्र से संबंधित जो अध्ययन होता है उसको हम प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। और ध्यान देना, मैंने जैसे पिछले पाठ में भी बताया था कि आनुवांशिकी का जनक कौन था? डब्ल्यू बेडसन। वंशानुगति या हेरिडिटी का जनक कौन था? यानी स्पेंसर। इस तरह जीन शब्द किसने दिया था? जीन शब्द दिया था जॉनसन ने। इसी प्रकार मैंने बताया सुजन्यकी विज्ञान का, यानी सुजन्यकी जो विज्ञान की शाखा है उसका जनक कौन था? फ्रांसिस गाल्टन। इसी प्रकार जो प्रतिरक्षा विज्ञान है इसका जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। कौन है? एडवर्ड जेनर। ध्यान लिख लेना, यानी प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। तो लिख लेना, यानी प्रतिरक्षा, गौर देना, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगा के नोट कर लेना। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ आपको इन चीज़ों की बताने की कंपटीशनों के हिसाब से। तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं एवं दोस्तों कि प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कौन है? एडवर्ड जेनर है। कौन है? एडवर्ड जेनर। जेनर कौन है? एडवर्ड जेनर। यानी प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कौन था? एडवर्ड जेनर है। आई बात समझ में? कौन है? एडवर्ड जेनर। आई बात समझ में? एडवर्ड जेनर। और एडवर्ड जेनर कौन से एडवर्ड जेनर? कि जिन्होंने चेचक के टीके की भी क्या की थी? खोज की थी। आई बात समझ? इन्होंने, वही एडवर्ड जेनर हैं जिन्होंने चेचक के टीके की भी क्या की थी? खोज की थी। एडवर्ड जेनर यानी प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक एडवर्ड जेनर है। और इन्होंने, यानी इन्होंने चेचक के टीके की भी खोज की थी। यानी स्टार लगा के लिखना है चीज़ को, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आपको कि प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक एडवर्ड जेनर है। इन्होंने चेचक के टीके की, इन्होंने चेचक के टीके की खोज,
टीके की खोज 1796 ईस्वी में की। कब की थी? 1796 ईस्वी में की। आई बात समझ में? तो ध्यान देना, प्रश्न बनता है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न की प्रतिरक्षा विज्ञान किसे कहते हैं। और आपका तो चाहिए विज्ञान की वैशाखा जिसमें रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु शरीर में होने वाली क्रियाओं तथा उससे संबंधित तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? हम प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। और प्रतिरक्षा जो विज्ञान है इसका जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। कौन है? एडवर्ड जेनर है, जिन्होंने चेचक के टीके की भी खोज की थी। और एडवर्ड जेनर जो था, इन्होंने चेचक की टीके की खोज कब की थी? 1796 में। कब की थी? 1796 में। आई बात समझ में? आपका बहुत महत्वपूर्ण पाठ और एक नया रुचिकर इंटरेस्टेड पार्ट है प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, तो ध्यान से समझना। आगे चलते हैं, इसमें आगे बताया गया है इसमें कि ध्यान देना, इस तंत्र में करोड़ों कोशिकाएं। कौन से तंत्र में? प्रतिरक्षा तंत्र में। कौन से तंत्र में? प्रतिरक्षा तंत्र में क्या होती हैं? करोड़ों कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? करोड़ों कोशिकाएं। और क्या पाई जाती हैं इसमें? लसिका। क्या होती हैं? लसिका। रक्त और लसिका में क्या होती हैं? क्रियाशील होती हैं। आई बात समझ में? तो ध्यान देना, लिख रहा हूं मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कि इस तंत्र में करोड़ों कोशिकाएं कौन भाग लेती हैं? करोड़ों कोशिकाएं। आप जानते हैं कोशिकाओं के बारे में, आप जानते ही हैं कि कोशिका की जो खोज की थी, यानी कोशिका जो थी, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज की थी अपने रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। पढ़कर आए होंगे आप 9th में, पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ। रॉबर्ट हुक ने 1665 में। कब की थी? 1665 में। लेकिन वो कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका थी। जीवित कोशिका की खोज तो 1674 में लुवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने की थी। आई बात समझ? और हमारा जो मानव शरीर है बहुकोशिकीय है, यानी कोशिका के आधार पर सजीव जगत को दो भागों में बांटा गया है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय किसे कहते हैं? कि वे सजीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है, उन्हें हम क्या कह देते हैं? एक कोशिकीय। और वे सजीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें क्या कह देते हैं? बहुकोशिकीय। तो कोशिकाओं के आधार पर मानव शरीर जो होता है, यानी मानव शरीर कैसा है? बहुकोशिकीय। आई बात समझें? तो हमारा शरीर जो होता है वो करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। और कोशिकाओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में। जबकि कोशिका के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। आई बात समझ में? और ध्यान देना, जो कोशिका की खोज की थी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने, वो कैसी थी? मृत कोशिका थी। जीवित कोशिका की खोज तो 1674 में लुवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने की थी। आई बात समझ में? तो प्रिय छात्र छात्राओं दोस्तों, ध्यान देना कि इस तंत्र में करोड़ों कोशिकाएं, इस तंत्र में करोड़ों कोशिकाएं, कैसी कोशिकाएं होती हैं? करोड़ों कोशिकाएं होती हैं इस तंत्र में। इस तंत्र में करोड़ों कोशिकाएं लसिका। इस तंत्र में करोड़ों कोशिकाएं लसिका या प्रतिरक्षात्मक अंग। प्रतिरक्षात्मक अंग क्या बोलते थे इनको? प्रतिरक्षात्मक अंग भी कह देते हैं। प्रतिरक्षात्मक अंग किसे कहते हैं? कि ऐसे अंग जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं, प्रतिरक्षात्मक अंग के नाम से जाने जाते हैं। कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे बॉडी के पार्ट होते हैं, कुछ ऐसे शरीर में बॉडी के यानी शरीर के अंदर ऐसे अंग होते हैं जो प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं। तो वही बात मैं बता रहा हूँ प्रिय छात्र छात्राओं कि इस तंत्र में करोड़ों कोशिकाएं लसिका या प्रतिरक्षात्मक अंग, किसमें? प्रतिरक्षात्मक अंग। आई बात समझ? और प्रतिरक्षात्मक अंग में कौन कौन से होते हैं? जैसे प्रतिरक्षात्मक अंग में कौन कौन से होते हैं? जैसे ध्यान देना, इसमें लिखना, थाइमस। कौन सी ग्रंथि होती है? थाइमस। आई बात समझ में? यकृत। कौन सी होती है? यकृत। थाइमस यकृत ग्रंथि, ठीक है ना। इसके अलावा कौन होता है? अस्थिमज्जा। कौन होता है? अस्थिमज्जा, ठीक है ना, अस्थिमज्जा। और कौन होता है? लसिका पर्व। क्या होती है इसमें? लसिका पर्व। आई बात समझ में? लसिका पर्व, ठीक है ना, लसिका पर्व।
लसिका पर्व। आई बात समझ में। आदि किस में क्रियाशील होते हैं? रक्त और लसिका में क्रियाशील होते हैं। ये क्या हो गए? प्रतिरक्षात्मक अंग कौन कौन से हैं हमारे शरीर में? जैसे थाइमस ग्रंथि है, कोष्टक में लिख लेना इनको, जैसे थाइमस, यकृत ग्रंथि है, अस्थिमज्जा है, लसिका पर्व है। ये सब कैसे हैं? प्रतिरक्षात्मक अंग हैं जो कि हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं। आई बात समझ में। या हमारे शरीर में क्या किसका कार्य करते हैं? प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं। तो ध्यान देना, जैसे थाइमस, यकृत, अस्थिमज्जा, लसिका पर्व आदि, ठीक है ना, किस में क्रियाशील होते हैं? रक्त एवं लसिका में, रक्त एवं लसिका में क्रियाशील होते हैं। आई बात समझ। रक्त यानी ब्लड, आई समझ। और लसिका क्या होती है? एक श्वेत सफेद सा पदार्थ होता है, चिपचिपा सा। आई बात समझ में। उसको लसिका के नाम से जानते हैं। तो रक्त एवं लसिका में क्रियाशील होते हैं। आई बात समझ में। लसिका में क्रियाशील होते हैं। आई बात समझ में। दोबारा ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को, क्योंकि बहुत यह पाठ अब तक आपने 9th क्लास तक कहीं भी इसके बारे में नहीं पढ़ा है। थोड़ा बहुत इतना जानते हैं भाई प्रतिरक्षा क्या है, तो रोगों से लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? प्रतिरक्षा। बाकी इसमें थोड़ी सी नई चीज़ें, तो एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। प्रिय छात्र छात्राओं, तो ध्यान देना क्या लिखा है उसने कि मानव शरीर हर दिन अनेक रोगाणुओं से उद्वासित होता रहता है। यानी अनेक रोगाणु हमारे शरीर पे क्या करते हैं? अटैक करते हैं प्रतिदिन, लेकिन फिर भी ये आसानी से रोगग्रस्त नहीं होता है। यानी ऐसा नहीं है कि भाई रोगाणु हमारे शरीर पर अटैक कर रहे हैं और हम आसानी से क्या हो जाए? रोगग्रस्त हो जाएं। ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका कारण क्या है? रोगाणु उन्मूलन हेतु शरीर में पाई जाने वाली क्या है? प्रतिरोधक क्षमता है। क्या है? प्रतिरोधक क्षमता। और प्रतिरोधक क्षमता के बारे में मैंने बताया था कि रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, रोगों से लड़ने की क्या होती है? क्षमता होती है, उसे प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, जो कि हमारे शरीर में क्या होती है? उपस्थित होती है। और प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। तो फिर ये छात्र छात्राओं ध्यान देना, ये जन्मजात होती है और ये कौन सी होती है? उपार्जित होती है। जन्मजात और उपार्जित। आगे फिर इसमें आगे बढ़ते हुए मैंने बताया था कि एक नया टॉपिक आ जाता है कि प्रतिरक्षा विज्ञान की प्रतिरक्षा विज्ञान। इसमें यानी इसके बाद उपार्जित, यानी क्या उसमें लिखा हुआ है कि प्रतिरोध क्षमता 2 प्रकार होती है, जन्मजात और उपार्जित। उसके बाद लिखा है कि रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु शरीर में होने वाली क्रियाओं तथा उससे संबंधित तंत्र के अध्ययन को प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। और मैंने शुरुआत कर दी है भाई, टॉपिक लिख दिया है, आप भी नोट कर लेना नोटबुक में कि प्रतिरक्षा विज्ञान किसे कहते हैं। तो आप लिखना विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु शरीर में होने वाली क्रियाओं तथा उससे संबंधित तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। और प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कौन है? एडवर्ड जेनर है, जिन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। कब? 1796 ईस्वी में। आई बात समझ में। और आगे फिर बताया गया है कि इस तंत्र में जो हमारा तंत्र है, कौन सा? प्रतिरक्षा तंत्र है। इस तंत्र में करोड़ों कोशिकाएं होती हैं। आई बात समझ में। कोशिकाओं के बारे में थोड़ी सी मैंने डिटेल में जानकारी दी है, याद रखना उन चीज़ों को। इस तंत्र में करोड़ों कोशिकाएं, लसिका या प्रतिरक्षात्मक अंग जैसे थाइमस होती है, ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि है, अस्थिमज्जा है, लसिका पर्व है आदि हमारे रक्त और लसिका में क्या होते हैं? क्रियाशील होते हैं, जो कि रोगाणुओं से हमारी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। किससे रक्षा करते हैं? रोगाणुओं से। जो रोगाणु होते हैं उनसे हमारी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। आयुवासन जो जिससे पहली जो लाइन है, इसलिए हमारा शरीर क्या नहीं होता है? आसानी से रोगग्रस्त नहीं होता है, क्योंकि ये तंत्र हमारे शरीर में रक्षा करने का कार्य करते हैं। आई बात समझ में दोस्तों। आगे फिर इसमें बताया गया है कि शरीर में 2 प्रकार की प्रतिरक्षा विधियां कार्य करती हैं। प्रश्न बनता है कितने प्रकार की प्रतिरक्षा विधि पाई जाती हैं? तो कितने प्रकार पाई जाती हैं? 2। कितने प्रकार पाई जाती हैं? 2। कि हमारे शरीर में 2 प्रकार की प्रतिरक्षा विधियां पाई जाती हैं। नंबर 1 है स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि और नंबर 2 है उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। तो नंबर 1 कौन सी है? स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि और नंबर 2 कौन सी है? उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। प्रश्न बनता है भाई हमारे शरीर में कितने प्रकार की प्रतिरक्षा विधि पाई जाती हैं? तो आपका कौन सी है? 2। कितनी होती हैं? 2। नंबर 1 स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि और नंबर 2 कौन सा होता है? उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। आई बात समझ में दोस्तों।
तो इनके बारे में नेक्स्ट अगली क्लास में, अगली वीडियो में आपसे इसके लिए बताएंगे। तो इस आशा करता हूँ प्रिय छात्र छात्राओं, टॉपिक को ध्यान से समझना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, ठीक है ना। और इसको नोटबुक में नोट करते चलना। और जो पिछले जो टॉपिक हैं पार्ट नंबर 1 और जो 3 कराया है, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य और आनुवांशिकी, उसको भी आप याद करते चलना, साथ साथ याद करना। कहीं ऐसा नहीं भाई इस पार्ट को में पढ़ा रहे हैं और आप उसको याद ही नहीं करें। इसलिए प्रिय छात्र छात्राओं, ध्यान देना, उन पाठों को भी याद करके चलो। आई बात समझ में। और एक नए अगले टॉपिक जो हैं इसमें स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि, अगली क्लास में, अगली वीडियो में आप उसके साथ मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स। ओके।